नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कोरोना वायरस की सेकेंड लेयर आ चुकी है जो बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है। और इस बार डेथ का जो रेट है वो पिछली बार से कई गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे कोरोना वायरस की वजह से डेथ होती है और कैसे वैक्सीन हमें कोरोना वायरस से बचा सकती है। दोस्तों, ये वायरस कैसे हमारी बॉडी में इंटर करता है ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कोई खांसता है तो उसके मुंह और नाक से लगभग 3000 के लगभग सलाइवा ड्रॉपलेट्स निकलती हैं और छींकने पर तो लगभग 40,000 ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। एक सलाइवा ड्रॉपलेट्स में लगभग 20,000 कोरोना वायरस हो सकते हैं और जब ये ड्रॉपलेट्स छींक से बाहर आती हैं तो 300 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से 1 मीटर की दूरी तक जा सकती हैं। इसलिए आपको 1 मीटर दूरी को मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। क्या कोरोना वायरस हवा में फ्लोट कर सकता है? तो इसका जवाब है यस, एक कंडीशन के साथ। लेकिन हमारे चारों तरफ डस्ट पार्टिकल होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। कोरोना के इन्फेक्टेड पर्सन जब ड्रॉपलेट्स निकालेगा तब ड्रॉपलेट्स इन डस्ट पार्टिकल पर जाकर बैठ जाती है और वहां 2 से 3 घंटे तक ठहर सकती है या रुक सकती है। और जैसे ही कोई व्यक्ति इस जगह से गुजरेगा तो वह इन ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेगा और इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए मास्क लगाने के लिए भी बोला जाता है। कोरोना वायरस हवा में नहीं तैरता। ऐसा कोई भी अभी तक सबूत नहीं मिला है कि वह बहती हुई हवा के साथ बहकर दूसरी जगह चला जाए। यह सिर्फ ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही फैलता है। जो ड्रॉपलेट्स डस्ट पार्टिकल पर नहीं गिरती वो सरफेस पर गिर जाती है। जैसे ग्लास पर अगर वो गिरी तो 96 आवर्स तक रह सकती है, किसी प्लास्टिक और स्टील पर 72 आवर्स तक, और कार्डबोर्ड पर या लकड़ी के किसी बोर्ड पर 24 आवर्स तक रह सकती है। जब कोई नॉन इन्फेक्टेड व्यक्ति ऐसी किसी सरफेस को छुएगा और फिर वह अपने मुंह और नाक को छुएगा तो वह भी इन्फेक्टेड हो सकता है। ये हमारे शरीर को इन्फेक्ट कैसे करता है, आइए इसे समझते हैं। पहले हमें समझना होगा कि लंग्स कैसे काम करते हैं। हर एक के पास 2 लंग्स हैं और सबसे ऊपर है विंड पाइप, सांस लेने के लिए। यहां पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहां से इसे समझने की कोशिश करते हैं। लंग्स तक ये पाइप 2 भागों में बढ़ जाता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई आगे और छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाते हैं। ये ब्रोंक्यूल्स, इसके आगे भी अगर आप जाएंगे तो भी कई पार्टों में बढ़ता है। पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इसी विंड पाइप से होकर ब्रोंकाई तक और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स तक पहुंचती है और इन ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में एल्वियोलाई होती है। दोस्तों, एल्वियोलाई ही वह जगह है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। हमारे दोनों लंग्स में लगभग 60 करोड़ के लगभग एल्वियोलाई मिलती है। ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये एल्वियोलाई फैल जाती है और सांस छोड़ने पर ये एल्वियोलाई सिकुड़ जाती हैं। ये एल्वियोलाई कैपिलरीज से घिरी हुई होती है और कैपिलरीज वो हैं जिनमें हमारा खून बहता है। इन एल्वियोलाई और कैपिलरीज की बाउंड्री बहुत पतली होती है जिसमें ऑक्सीजन और CO2 आर पार क्रॉस कर सकते हैं। बॉडी की इस पूरी कैपिलरीज से को अगर ध्यान से समझें तो आपको समझ में आएगा कि CO2 कैपिलरीज से एल्वियोलाई में आती है और सांस छोड़ते समय बाहर चली जाती है और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन आती है वो इन कैपिलरीज के द्वारा हार्ट में चली जाती है और फिर वहां से पूरे शरीर में। हमारी बॉडी का एवरी ऑर्गन सेल से ही बना हुआ है। सेल सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की। हमारा शरीर ऐसे ही लगभग 37 लाख करोड़ सेल से बना हुआ है। इसमें बाहर की तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है। सारा खेल इसी सेल मेम्ब्रेन का है। अगर कोरोना वायरस इस सेल मेम्ब्रेन में एंटर कर गया फिर वह अपनी करोड़ों कॉपीज बना लेगा और इंसान को इन्फेक्टेड कर देगा। मैक्सिमम केसेस में यह वायरस लंग्स की बाउंड्रीज वाली सेल्स पर ही अटैक करता है। अब आप सोच रहे होंगे लंग्स की बाउंड्रीज वाली सेल पर ही क्यों, हाथों की सेल्स पर क्यों नहीं, पैरों की सेल्स पर क्यों नहीं?
और कहीं क्यों नहीं? क्योंकि लंग्स की सेल में एक रिसेप्टर्स होता है। ये जो रिसेप्टर्स है, जैसे कोरोना वायरस में आप देखते हैं उसके आउटर लेयर पर कांटे दिखाई देते हैं, वैसे ही लंग्स के ऊपर की सेल्स में भी कुछ कांटे होते हैं। अब कोरोना वायरस के कांटों को स्पाइक प्रोटीन कहते हैं और लंग्स की सेल के ऊपर के कांटों को एस टू रिसेप्टर कहते हैं। ये एस टू रिसेप्टर एक प्रकार का ताला है और कोरोना वायरस के ऊपर जो कांटों वाली स्पाइक प्रोटीन थी वो उसकी चाबी है। यही कारण है कि कोरोना वायरस लंग्स की बाउंड्रीज की सेल पर ही अटैक करता है, क्योंकि हमारी बाउंड्री में और कहीं एस टू रिसेप्टर नहीं पाया जाता है। ये सेल्स सेमी परमेबल होती है। जैसे ही कोरोना वायरस एस टू रिसेप्टर के ऊपर जाकर लॉक हो जाता है तो सेल को लगता है अरे ये तो अपना फ्रेंड है, तो सेल इसको अलाउ कर देता है और वहीं से ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। सारा खेल यहीं से शुरू होता है और कोरोना वायरस अपना आरएनए डायरेक्टली सेल्स के ऊपर थ्रो कर देता है और पूरी सेल को एक तरीके से किडनैप कर लेता है। मतलब कोरोना के आरएनए के अंदर कॉपीज बनाने वाले इंस्ट्रक्शंस होते हैं और कुछ ही दिनों में हमारी बॉडी की सेल्स कोरोना वायरस की करोड़ों सेल्स बना देता है और बॉडी की सेल खुद वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। कोरोना वायरस के इंटर होने के बाद बॉडी में उसकी कॉपीज बनने में लगभग 2 से 10 दिन तक लग सकते हैं। इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यही कारण है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इंक्यूबेशन पीरियड्स में कोई सिम्टम्स शो नहीं होता है। जब कोरोना वायरस अपनी कॉपीज तैयार कर रहा होता है या फिर कहें कि सेल्स उन कॉपीज को तैयार करने में मदद कर रही होती है और बाद में बॉडीज की सेल ब्लास्ट हो जाती है, तब हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कोरोना वायरस को मारने में लग जाता है। कोविड-19 में बुखार आने का कारण भी यही है कि हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है, या कह सकते हो कि कोरोना से लड़ रहा होता है। हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम वायरस को मारने के लिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। अगर हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम सही से काम करेगा तो कोरोना से रिकवरी तेजी से हो जाती है। जब वायरस और हमारे इम्यून सिस्टम की लड़ाई हो रही होती है उस समय हमारा एडवांस इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। वो तुरंत एंटीबॉडीज रिलीज करता है और ये एंटीबॉडीज कोरोना की स्पाइक प्रोटीन से कनेक्ट हो जाती हैं। अब कोरोना वायरस फंस जाता है क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको कंफ्यूज कर दिया है। इससे कोरोना वायरस सेल्स के एसू रिसेप्टर पर कनेक्ट नहीं हो पाता है और वह सेल्स के अंदर इंटर करके अपनी कॉपीज नहीं बना पाता है। जैसे ही इस वायरस पर एंटीबॉडीज कनेक्ट होती तो हमारे मैक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे और एक प्रकार से ये वाइट ब्लड सेल्स ही हैं जिन्हें हम मैक्रोफेजेस कहते हैं, जो इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है। और मैक्रोफेजेस वहां वहां जाएंगे जहां जहां पर एंटीबॉडीज होती हैं। यही मैक्रोफेजेस एंटीबॉडीज के साथ साथ कोरोना वायरस को भी खा लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह उठ सकता है कि जब हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाकर कोरोना वायरस को रोक सकता है तो शुरुआत में उसने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका जवाब यह है कि जब एंटीबॉडीज को बनने में समय लगता है, हमारा एडवांस इम्यून सिस्टम पहले कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को समझता है, उसके बाद उसी हिसाब से एंटीबॉडीज को बनाता है। कोरोना का फर्टिलिटी रेट बड़ों में ज़्यादा है और यंगर में कम। ऐसा इसलिए है कि एल्डरली लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, मतलब एल्डरली लोगों में एंटीबॉडीज उतनी मात्रा में नहीं बन पाती जितनी ज़रूरत होती है। सारा खेल कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन पर एंटीबॉडीज कनेक्ट करने का है। जैसे ही हमारे शरीर में वैक्सीन डाली जाएगी तो वो इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस का एडवांस जीनोमिक कोड दे देगी। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को बता देगी कि फ्यूचर में इस प्रकार का वायरस अटैक कर सकता है। उसके लिए इस प्रकार की एंटीबॉडीज
तैयार रखना, यही खेल है वैक्सीन का। इसलिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन के बारे में जो भी भ्रांतियां हैं या जो भी अफवाहें, उन पर ध्यान मत दें। वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही है जो आपको कोरोना वायरस से बचा सकती है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि खासतौर पर एल्डरली लोग वैक्सीन को जरूर लगाएं। अब तो सरकार ने 18 वर्ष से ज़्यादा के सभी लोगों के लिए वैक्सीन कंपलसरी कर दी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग वैक्सीन जरूर लगाएंगे। अब जैसे ही शरीर में कोरोना वायरस इंटर करेगा, तो सबसे पहले वह सेल्स में घुसकर कॉपीज बनाए। इससे पहले इम्यून सिस्टम बॉडी में एंटीबॉडीज बना देगा, जो कोरोना के स्पाइक प्रोटीन पर कनेक्ट हो जाएगा। कोरोना वायरस के केस में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम क्यों आती है, सांस लेने में समस्याएं क्यों होती हैं? तो हमने बात की थी कि कोरोना वायरस सेल को हाईजैक करके अपनी बहुत सी कॉपीज बना लेता है और सेल्स एक लिमिट के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसे ही लाखों सेल डिस्ट्रॉय होती हैं और इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस की लड़ाई भी चल रही होती है। अब ये जो डिस्ट्रॉय हो रही होती है सेल, वो हमारे फेफड़ों के पास वहां पर इससे पस इकट्ठा हो जाता है और पस एल्वियोलाई में कलेक्ट हो जाता है। एल्वियोलाई ही वह जगह है जहां पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। अगर बीच में पस आ जाएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इसलिए सांस फूलती है और कई केसेस में इंसान दम भी तोड़ देता है। इसीलिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, मास्क लगाइए जब तक वैक्सीन हर एक व्यक्ति को नहीं मिल जा रही। सैनिटाइजर कोरोना वायरस की आउटर लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए सैनिटाइजर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइजर का यूज़ करें, मास्क पहने और साथ ही साथ वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी समझ को काफ़ी बढ़ा देगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसता है और कैसे हमें मारता है, और वैक्सीन कैसे हमें कोरोना वायरस से बचा सकती है। जब तक वैक्सीन नहीं, तब तक आप सावधानी बरतिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए, मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और 2 गज दूरी से ज़्यादा दूरी बनाकर रखिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।